गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपन कंसंट्रेशन टर्म्स पे चल रहे थे ना। अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स सभी लोग देख चुके हैं, अपन रिलेशन भी देख चुके हैं। कल की क्लास में रिलेशन देखा था किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी। ओके, तो आज अपन नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट करने वाले। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, है ना। और मतलब एक नया ही कंसंट्रेशन टर्म्स है जहां मोल का कोई यूज नहीं, जहां नंबर ऑफ मोल्स का कहीं यूज नहीं होता है। एक अलग ही कंसंट्रेशन टर्म है, वो आपके पास क्या है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं अपन किससे, कैपिटल एन। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन। बहुत क्वेश्चंस करेंगे अपन नॉर्मेलिटी पे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, कैसे आएंगे वो भी देखेंगे। होता क्या है नॉर्मेलिटी, देखो कोई भी कंसंट्रेशन टर्म होगी वो दो ही कंपोनेंट्स, सोल्यूट और सॉल्यूशन, या सोल्यूट या सॉल्वेंट, है ना। सोल्यूट सॉल्वेंट में बात करें जो वेट बाय वेट में चल रहा था, वो आपके पास कौन सा था, मोलिलिटी। नॉर्मेलिटी कौन सी कंसंट्रेशन की टर्म्स होती है, नॉर्मेलिटी को डिफाइन कैसे करते कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, गौर से सुनना है ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute present in 1 liter of the solution known as normality. Number of gram equivalent of the solute present in 1 liter of the solution is known as normality, है ना। डेफिनेशन लिख देते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution, 1 liter of solution is known as normality. अपन ने एक टर्म पहले पढ़ी थी, मोलरिटी। मोलरिटी में क्या आया था कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, वहां पे क्या था, नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे आपके पास क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ क्या है आपके पास, ग्राम इक्विवेलेंट। इससे पहले जो भी कंसंट्रेशन की टर्म्स थी, वहां पे आपके पास क्या आ रहा था, मोल आ रहा था। वहां पे क्या आ रहा था आपके पास, मोल आ रहा था। मोल का फॉर्मूला आप क्या देख रहे थे कि सर मोल का फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इट इज द मोल। बट अब यहाँ पे नॉर्मेलिटी में अपन मोल की बात नहीं करेंगे, नॉर्मेलिटी में बात करेंगे किसकी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में बात करेंगे। क्या होता है सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है ना। तो सबसे पहले नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं, दैट नॉर्मेलिटी is equals to number of gram equivalent of solute upon volume of the solution, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये वॉल्यूम किस में होना चाहिए आपके पास, लीटर। ये आपके पास क्या होगा, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। एक बात और बताएं कि यहाँ पे आपके पास अपॉन में क्या आ रहा है, वॉल्यूम। वॉल्यूम आ रहा है तो नॉर्मेलिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है।
टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी कि टेम्परेचर पे डिपेंड करते। अगर आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो जो नॉर्मेलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। ठीक है ना, ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला ध्यान में रखना है, दैट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में आएगा, वॉल्यूम लीटर। कि सर अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि जैसे मैंने कहा आपने मोल कैलकुलेट करे थे, मोल का क्या फॉर्मूला था, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का भी अपने पास फॉर्मूला आएगा। तो आइए देखते हैं क्या फॉर्मूला है इसका, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है वेट इन ग्राम अपॉन आपके पास क्या आएगा, इक्विवेलेंट वेट, अपॉन क्या आएगा अपने पास, इक्विवेलेंट वेट। कि सर अब ये क्या बात आ गई, इक्विवेलेंट वेट, ये भी एक्सप्लेन करेंगे, जब तक मैं हूं तब तक डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नॉर्मेलिटी का पूरा फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है, दैट नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट को अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा ना, EQWT। EQWT मतलब आपके पास ये क्या आएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम अगर आप ml में यूज करोगे या गिवन होगा तो अपॉन में आपको क्या करना पड़ेगा, 1000। ये नॉर्मेलिटी का प्योर फॉर्मूला है। ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है, दैट वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम यहाँ पे आप किस में ले रहे हो, ml में। अगर लीटर में लेते हो तो 1000 की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर ml में ले रहे हो तो 1000 की रिक्वायरमेंट। तो अगर आप किसी भी सॉल्यूट के लिए वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट यूज करते हो तो वो तो क्या हो जाते हैं, मोल्स। और किसी सॉल्यूट के लिए वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट यूज करते हो तो वो हो जाते हैं आपके पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो कैसे देखते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को, कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को, आइए चेक करते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है ना, उसके लिए फॉर्मूला आ गया वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब अपन किस पे डिस्कस करेंगे, इक्विवेलेंट वेट पे डिस्कस करेंगे, दैट व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट और कैसे कैलकुलेट करें। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले हैं इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के। इक्विवेलेंट वेट सबसे पहले देखिए क्या होता है, एटॉमिक मास अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है, दैट एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट, या एटॉमिक वेट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय वैलेंस, मल्टीप्लाई बाय वैलेंस। और अगर अब आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है
तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देख एटॉमिक मास अपॉन आपके पास वैलेंस, अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा वैलेंस, एटॉमिक मास अपॉन आपके पास क्या आएगा वैलेंस। ये फॉर्मूला आ जाएगा किसका, इक्विवेलेंट वेट का। कि सर एग्जांपल बताओ, आइए देख एग्जांपल, गौर से सुनना एग्जांपल। मैंने कह दिया व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, और अपने को पता है कि रेट ऑक्सीजन का जो चार्ज है वो कितना होता है -2। मैंने कहा ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट निकालना, ये तो बच्चों का खेल है कि कैसे सर, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा 8। अब जो मैथ्स वाले होंगे या फिर जिसको मैथ ज्यादा पसंद है वो कहेंगे सर -2 क्यों नहीं लगाया। अपने को माइनस प्लस से कुछ नहीं करना बच्चों, माइनस प्लस से अपने को कुछ नहीं करना, अपने को तो चार्ज का यानी कि वैलेंसी देखनी है कि कितनी है, 2 है, 3 है, 4 है। ऐसे अगर आपके पास यूं आ जाए तो दैट एग्जांपल आ गया कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम इन AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट बताइए कितना होगा। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करूं तो उसमें एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है वो कितनी है, +3। कि सर आपको कैसे पता कि +3 है। मैंने कहा देखो भैया आपने छोटी क्लासों में बहुत ऐसे फॉर्मूले बनाए, +3 -1, और एल्यूमिनियम की तो +3 होती है बिकॉज ग्रुप थर्ड का एलिमेंट है। तो आपके पास क्या आ गया, Al+3। तो वैलेंसी इसकी कितनी है आपके पास +3। एटॉमिक मास कितना होता है एल्यूमिनियम का, कि सर एटॉमिक मास तो हमें पता नहीं, 27 होता है, 27/3। तो एल्यूमिनियम का जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो आपके पास कितना आ जाएगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है फर्स्ट इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करने का। क्या फॉर्मूला है कि आपको जिस भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है उसका एटॉमिक मास अपॉन उसकी क्या यूज कर लो आप, वैलेंसी, उससे आपके पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। सर और एग्जांपल और देख लेते हैं। तो ये आपके पास इक्विवेलेंट वेट का फर्स्ट फॉर्मूला था, कौन सा था, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। ये सर और एग्जांपल करवा दो, दो तीन एक तो देखिए। आपके पास और एग्जांपल की बात करें तो जैसे आपको कह दिया कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इन कॉपर ऑक्साइड, इन कॉपर ऑक्साइड। इसको अपन कहते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड और इसको अपन कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। कि सर ऐसा क्यों, एक को क्यूप्रस और एक को आप क्यूप्रिक कह रहे हो, ऐसा क्या रीजन। तो रीजन क्या है उसका बच्चों, देखो कि यहाँ पे रीजन अभी थोड़ी देर में बताएंगे। आपको इसकी कॉपर की वैलेंसी यहाँ पे भी नहीं पता है, आपको कॉपर की वैलेंसी यहाँ पे भी नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वैलेंसी देखनी पड़ेगी। अब कुछ अच्छे बच्चे होंगे वो यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी बता देंगे कि सर +2 होती है। मैंने कहा कैसे, देखो जिसकी वैलेंसी अपने को पता करनी है उसको अपन एक्स एज्यूम करें, जिसकी वैलेंसी अपने को निकालनी है, जिसकी अपने को वैलेंसी चाहिए और उसकी गिवन नहीं है तो उसको अपन एक्स एज्यूम करें। प्लस ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों, -2, इक्वल्स टू आपके पास क्या हो गया 0, एक्स प्लस -2 इक्वल्स टू आपके पास 0। के सर आपने ऊपर 0 क्यों लगाया। मैंने कहा मैंने ये जो फॉर्मूला लिखा है CuO, CuO के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं। कि सर चार्ज का मतलब क्या हुआ, मैंने कहा अगर मैं ऐसे लिख दूं NH4+, तो NH4 के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चा, पॉजिटिव। मैं अगर ऐसे लिख देता हूं Cl-, तो Cl पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस। यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, इसके कारण से इक्वल्स टू में क्या लिखा है मैंने, 0 लिखा। ऑक्सीजन की वैलेंसी अपने को पता है कितनी होती है, -2 होती है। तो कॉपर की वैलेंसी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, कि सर यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी +2 आ गई। कि सर कैसे, मैंने कहा प्लस माइनस क्या होता है कि माइनस, माइनस को उठा के उधर फेंक दो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास, प्लस में।
तो x की वैल्यू क्या आ गई +2। Cu2O की बात करें, कॉपर की ही कैलकुलेट करनी है तो कितना आएगा आपके पास 2x। कितना आएगा आपके पास 2x। मैंने कहा ऑक्सीजन कि सर ऑक्सीजन की तो -2 होती, इक्वल्स टू में क्या आएगा 0। 0 क्यों आया? बिकॉज इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, चार्ज होता तो अपन उसकी वैल्यू लिखते। तो आपके पास क्या आ गया, इधर 2x इक्वल्स टू +2 या फिर x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई +2। यानी कि इसमें तो कॉपर की वैलेंसी +2 और इसमें कॉपर की वैलेंसी आपके पास क्या होगी -+1। तो अगर किसी कंपाउंड में, अटेंशन है ना, ध्यान से सुनो, अगर किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम हो, यानी कि उसकी वैलेंसी मैक्सिमम हो, अपन अभी तक वैलेंसी की बात करेंगे, तो उसके पीछे, उसके नाम के पीछे इक सफिक्स लगाते हैं। इसको कहते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या कहेंगे? क्यूप्रिक ऑक्साइड। और अगर वो मिनिमम वैलेंसी शो करता हो तो उसके नाम के पीछे सफिक्स लगाते हैं अपन एस, तो इसको कहेंगे क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड। आपको और एग्जांपल जो आपने यूज कर रखे, मैंने कहा भैया आप इसका नाम बता दो, FeCl3। रट रट के अपने को पता चल गया कि इसको फेरिक क्लोराइड कहते हैं। मैंने कहा बच्चा इसका नाम बता दो FeSO4 का, तो आपने बता दिया कि सर इसको फेरस सल्फेट कहते हैं। कभी सोचा कि क्यों इसको फेरस कहते हैं, क्यों इसको फेरिक कहते हैं? बिकॉज यहाँ पर Fe की जो वैलेंसी है वो +3 है और यहाँ पर जो Fe की वैलेंसी है वो +2। तो अगर मिनिमम वैलेंसी हो तो उसको अस सफिक्स लगाते हैं और मैक्सिमम हो तो क्या लगा देते हैं? इक लगा देते हैं। वहां मैंने आपको कहा कॉपर और दोनों में, एक CuO में और एक Cu2O में, दोनों में कॉपर का इक्विवेलेंट वेट बताओ। तो कईयों को तो शायद कॉपर का एटॉमिक वेट भी नहीं पता होगा कि कॉपर का एटॉमिक वेट क्या हो। फॉर्मूला अप्लाई करना, ओनली दैट एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, आपके पास क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट। तो क्या होगा देखो, एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर वो होता है 63.5। कितना होता है? 63.5। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा कॉपर का फर्स्ट कंपाउंड में? इक्विवेलेंट वेट फर्स्ट कंपाउंड में 63.5 अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा 2। तो सर 2 क्यों लिया? मैंने कहा फर्स्ट कंपाउंड में इसकी वैलेंसी कितनी थी? 2। तो कितना आएगा आपके पास इक्विवेलेंट वेट? 31.75। कितना आ जाएगा? 31.75। मैंने कहा सेकंड कंपाउंड में इक्विवेलेंट वेट बता दो, तो आपने कहा सर कॉपर का एटॉमिक वेट 63.5, वैलेंसी उसकी 1 हो गई, तो आपके पास इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया? 63.5 किया। यहां तक अगर समझ आ गया हो तो एक बार जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए, फिर अपन नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। इक्विवेलेंट वेट। ये फर्स्ट फॉर्मूला था, दैट इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। आइए नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल में इस चैप्टर में फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं और कुछ नहीं है, थ्योरी कुछ भी नहीं, एकदम नेग्लिजिबल है ना। सेकंड फॉर्मूला आता है आपके पास, इक्विवेलेंट वेट। हालांकि देखो अगर बात करें, अगर एकदम छोटे फॉर्म में, तो फॉर्मूला तो एक ही है, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंस। बट अपन अलग अलग रेस्पेक्ट में बात कर लेते हैं तो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाता है, और तो कोई बात नहीं। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी आयन, कोई भी आपके पास आयन आ जाए,
उसका अगर इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? फॉर्मूला मास ऑफ आयन, आयन के लिए हमेशा फॉर्मूला मास यूज करते हैं। फॉर्मूला मास ऑफ आयन अपॉन चार्ज ऑन आयन, अपॉन चार्ज ऑन आयन। कि सर कैसे? मैंने कहा एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि इक्विवेलेंट वेट बताइए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट आयन, CO3-2 आयन कार्बोनेट आयन, इसको अपन कार्बोनेट आयन कहते हैं, 9 से पढ़ते हुए आ रहे। तो इसका इक्विवेलेंट वेट बताना, तो कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना है कार्बोनेट का। कार्बन का कितना होता है आपके पास? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितने ऑक्सीजन है आपके पास? 3। तो 12 प्लस 48 आपके पास कितना हो गया? 60। 60 क्या हो गया आपके पास? फॉर्मूला मास हो गया किसका? आयन। क्लियर है? अब अपना इसका इक्विवेलेंट वेट देख लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? 60/2 इक्वल्स टू 30। तो सर 2 क्यों आया? मैंने कहा इसके ऊपर चार्ज कितना है बच्चों? 2 है, तो डिवाइड किससे करेंगे? 2 से। तो 60/2 आएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 30। ऐसे ही कुछ और आयन्स हैं, उसका फॉर्म इक्विवेलेंट वेट आप बता दीजिए। लाइक सल्फेट आयन, लाइक फॉस्फेट आयन, इसका इक्विवेलेंट वेट बता दीजिए। सल्फेट का कितना होगा? फॉस्फेट का कितना होगा? दोनों पे चार्ज, एक पे चार्ज 2 है, एक पे चार्ज आपके पास 3 है ना? SO4-2 सल्फेट आयन और PO4-3 आपके पास क्या आ जाता है? फॉस्फेट आयन आ जाता है। मैंने आपको कहा SO4-2 का इक्विवेलेंट वेट, PO4-3 का इक्विवेलेंट वेट बताना। समझना कैसे बताना, आइए। तो पहले सल्फेट आयन का वेट देख लेते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास देख लेते हैं। 32 तो सल्फर का होता है एटॉमिक वेट। कितने ऑक्सीजन है? कि सर 4 है। एक का वेट कितना है बच्चों? 16। एक का वेट कितना है आपके पास? 16। तो कितना आ जाएगा आपके पास? 32 प्लस 64, यानी कि कितना आ गया आपके पास? 96। 96 तो आया इसका फॉर्मूला मास। अपॉन में आप क्या कर दो? 2। 2 क्यों करा? बिकॉज चार्ज 2। तो कितना आ गया आपके पास? 48 इसका इक्विवेलेंट वेट। कितना इक्विवेलेंट वेट आया? 48। फॉस्फेट आयन की बात करें, फॉस्फोरस का एटॉमिक वेट होता है 31। 4 ऑक्सीजन है, तो कितना हो गया ये आपके पास? 64। कितना आ गया ये? 95। 95 अपॉन अगर आप 3 करोगे तो आप देख लो कितना है। 95 अपॉन आपने 3 करा तो आपके पास आ गया 3 3 जा 9, है ना? 5 है तो 3 1 जा 5, 31.66 आता रहेगा इसका इक्विवेलेंट वेट। तो ये कोई आयन था, कोई भी आपके पास आयन आ जाए, जैसे पहले ही बताया था, O-2 आ गया, Mg+2 आ गया, Al+3 आ गया, है ना? Cl- आ गया, F- आ गया, I- आ गया, Br- आ गया। कोई भी आयन आ जाए तो उसके इक्विवेलेंट वेट के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? दैट फॉर्मूला मास अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा कि कितना चार्ज है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे, थर्ड पे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एसिड, कोई भी आपके पास एसिड हो उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एसिड, देखिएगा इक्विवेलेंट वेट किसी एसिड का कैसे कैलकुलेट करते हैं कि आपके पास इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा? दैट इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू molecular mass of acid upon
बेसिसिटी। अगर कोई स्टार्टिंग से चैप्टर कर रहा है तो उसको पता है बेसिसिटी क्या होती है। बेसिसिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ H+ ions which can be removed from any acid। किसी भी एसिड में से आप कितने H+ आयन बाहर निकाल सकते हो, कितने H+ आयन को रिमूव कर सकते हो, वो उसकी क्या होगी बेसिसिटी। कि सर कैसे? मैंने कहा अपन एसिड ले लेते हैं कुछ और इसकी बेसिसिटी देख लेते हैं। कि जैसे आपके पास आ गया HCl, इसमें कितने हाइड्रोजन है कि सर एक ही है, तो मैंने कहा वो ही निकल जाएगा, तो बेसिसिटी कितनी होगी बस। मैंने कहा एक ले लेते हैं HNO3, इसमें कितने हाइड्रोजन है कि सर एक ही तो है, तो मैंने कहा वो निकल जाएगा, तो कितने हो जाएंगे आपके पास बेसिसिटी बस। मैंने कहा ले लेते हैं अपन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें कितने हाइड्रोजन है कि सर 2 हाइड्रोजन है, दोनों के दोनों बाहर निकाल दो, तो बेसिसिटी कितनी आ जाएगी 2। मैंने कहा अपन ले लेते हैं H3PO4, मैंने कहा इसकी बेसिसिटी, तो आपने कहा सर 3, कि कैसे? बिकॉज इसमें 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मैंने कहा H3PO3, इसकी कितनी कि सर 3, मैंने कहा गलत, कितनी होगी 2, रॉन्ग है ना, 2 होगी। सर कैसे? वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े होंगे वो ही बाहर निकले। कि सर कैसे? मैंने कहा H3PO4 की स्ट्रक्चर आती है बनानी, ये H3PO4 की स्ट्रक्चर होती है। अब कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं कि सर 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे, तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी आपके पास 3। कितनी बेसिसिटी होगी 3। अब H3PO3 की बात कर लेते हैं। P डबल बॉन्ड हो, सीख जाओगे आप धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर बनाना, H OH और OH। कितने हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है कि सर 2 हाइड्रोजन। कौन कौन से? एक तो ये रहा, अंडरलाइन कर रहा हूं, एक ये रहा, 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड है, दोनों के दोनों बाहर निकलेंगे, ये नहीं निकलेंगे। ऐसी गुस्ताखी मत कर लेना कि इसको ही निकाल दो बाहर, है ना, ये कभी नहीं निकलेगा, ठीक है ना। अब देखो एक बात और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि सर यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं था बच्चों, जिसमें वो एसिड जिसमें ऑक्सीजन भी आ जाता है, गौर फरमाना मेरे पास, वो एसिड जिसमें ऑक्सीजन भी आ जाता है, उन एसिड को अपन कौन से एसिड कहते हैं? ऑक्सो एसिड कहते हैं। कौन से एसिड कहते हैं? ऑक्सो एसिड। ये ऑक्सो एसिड है बिकॉज ऑक्सीजन है, ये ऑक्सो एसिड है, इसमें भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सो एसिड है, ये भी ऑक्सो एसिड। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो ही हाइड्रोजन बाहर निकल पाते हैं जो ऑक्सीजन से जुड़े हो। तो क्या सल्फ्यूरिक एसिड में ऐसा है? एकदम ऐसा। सल्फ्यूरिक एसिड के दोनों हाइड्रोजन किससे जुड़े होते हैं आपके पास? ऑक्सीजन से। कि सर कैसे माने? तो देखो स्ट्रक्चर, S डबल बॉन्ड O, OH O और H। अब ऐसा क्या है देखो, सल्फर की वैलेंसी होती है 6, 1 2 3 4 5 6, 10th में बॉन्ड बनाना तो सीख के आए हो, कोवेलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, 1 2 1 2 इसकी वैलेंसी। अब ये हाइड्रोजन किससे बॉन्डेड? ऑक्सीजन से। ये हाइड्रोजन किससे बॉन्डेड? ऑक्सीजन से। तो जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड हाइड्रोजन है वो ही बाहर निकलते हैं किसी भी ऑक्सो एसिड। तो इसकी एसिड बेसिसिटी कितनी होगी? 2। इसकी कितनी होगी? 3। H3PO3 की कभी भी पूछ रहे तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी आपके पास? वहां ये मत सोच लेना कि जितने हाइड्रोजन होते हैं सारे के सारे रिमूव कर दो, वो स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। आपके पास आ गया H3PO2 की, बता दो कितनी होती है H3PO2? H3PO2 की बेसिसिटी कितनी होती है? H3PO2 basicity means number of H+ ion which can be removed from any acid। देखो ये सबको पता है कि फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है? 5, है ना। तो फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बनाएगा? तो सर फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा। एक ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड श्योर है, ठीक है ना। अब 3 आपके पास बॉन्ड और बनाएगा, ये 3 बॉन्ड और।
अब देखो कितने ऑक्सीजन है फॉर्मूले में कि सर 2 है, मैंने कहा 2 है, एक आपने लगा दिया, एक और लगा दिया। कितने हाइड्रोजन है कि सर 3 है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। अब ऐसे कितने हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है कि सर ओनली 1 हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी आपके पास? इसकी बेसिसिटी आपके पास कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि एक ही हाइड्रोजन ऐसा है जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड। इन हाइड्रोजन को आप नहीं निकाल सकते, नहीं निकलते हैं, ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे। ये H+ के फॉर्म में निकलेगा, H+ के फॉर्म में निकलेगा, मतलब वो क्या है? उसकी बेसिसिटी। तो कोई भी आपके पास एसिड हो, उस एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? उस एसिड का मॉलिक्यूलर मास अपॉन उसकी बेसिसिटी। मॉलिक्यूलर मास अपॉन उसकी क्या आ जाएगी आपके पास? बेसिसिटी आ जाएगी ना। कि सर एक आधा एग्जांपल बता दो, मजा आ जाएगा। चलो देखो, मैंने कहा इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl क्या होगा? तो सबसे पहले HCl का मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, क्लोरीन का कितना होता है? 35.5, तो ये कितना हो गया आपके पास? 36.5। कितना हो गया आपके पास? 36.5। क्या आ गया? मॉलिक्यूलर मास आया है अभी, देखिए HCl का, यहाँ मैंने इक्विवेलेंट वेट लिख रखा है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? 36.5 आ गया मॉलिक्यूलर मास, अपॉन में 1 कर। मैंने कहा 1 कि सर 1 यहाँ पे इसके लिए आएगा बिकॉज एक ही हाइड्रोजन है, तो 1 आ जाएगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो मॉलिक्यूलर वेट के क्या होता है? इक्वल 36.5। कि सर H2SO4 का, मैंने कहा यार कैलकुलेट अब तो आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 98। कि सर कैसे? मैंने कहा 2 ले लो, ये सल्फर ले लो 32, ऑक्सीजन ले लो 64, कितना आ गया? 98। तो कितने हाइड्रोजन बाहर निकाल सकते हो? कि सर 2 निकाल सकते हैं, 2 ही फॉर्मूले में है। तो 98/2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 49। तो 49 क्या होता है H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट? 48 क्या, सॉरी 49 क्या होता है H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो आज की क्लास में अपन ने इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड तक टॉपिक कंप्लीट कर लिया। कल की क्लास में करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, फिर उसके कुछ एग्जांपल्स, फिर नॉर्मेलिटी के कुछ एग्जांपल्स, और फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स। आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? एसिड बेस की रिएक्शन करवा दे वो न्यूट्रलाइजेशन। तो उसके भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। मींस इस पे जो बेस्ड न्यूमेरिकल है वो अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।